बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और कल रात को आपने मैच देख लिया होगा। जनाब, मैच कल था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और जो कल मुकाबला हुआ इसमें बांग्लादेशी जो टीम है वो 169 जो हदफ का ताकुब है उसको करते हुए 19.4 ओवर्स में 127 रन्स के ऊपर ढेर हो गई। कल अच्छा मैच था, इंटरेस्टिंग मैच था, लेकिन इस जीत के साथ जो भारत है जी उसके 4 पॉइंट्स के साथ सुपर 4 में सरे फहरिस्त आ गया और फाइनल में अपनी जगह भी बना लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जी आज होने वाला जो मैच है वो बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल हो चुका है, जिसकी फातेह टीम जो है संडे को रोज़ भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 का फाइनल खेलेगी। क्योंकि श्रीलंका लगातार 2 शिकस्तों के बाद जो है फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है, जबकि शायकीन का जो अब इंटरेस्ट है ज़ाहिर है पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी व्यूअर हमारा तो इंटरेस्ट यही है कि पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करेगी आज बांग्लादेश के अगेंस्ट। क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ जो हमने मैच देखा था उस पर मैं बात एनालिस्ट से करूंगी, खुद नहीं मैं करना चाहती। अच्छा जी, ये आज क्या होगा इस मैच में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी? वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा जी, कल के मैच पे आपका तज्जिया। कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच था, एक अच्छा स्कोर था, लेकिन वो इतना अच्छा स्कोर बांग्लादेश के लिए साबित नहीं हुआ। बिल्कुल, देखें, कल एक बात हमें नज़र आती है कि इंडिया बैटिंग जो है वो इतनी नाकाबिले तस्खीर नहीं है जैसे हम सोचें कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो उनके खिलाफ नाकाम हो रहे थे। लेकिन कल बांग्लादेश की बॉलिंग ने साबित किया कि इंडियन बैटर्स को भी आप जो है वो अपने दाम में फंसा सकते हैं, अपने चुंगल में ला सकते हैं। और हालांकि कल बांग्लादेश के 2 मेजर प्लेयर जो हैं वो नहीं खेल रहे थे। लिटन दास उनके जो कैप्टन हैं वो भी नहीं खेल रहे थे और तस्कीन अहमद जो उनके सबसे अच्छे फास्ट बॉलर हैं वो भी नहीं खेल रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। दोनों फास्ट बॉलर्स उनके जो थे, मुस्तफीज और दूसरे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। राइट स्पॉट्स पे उन्होंने बॉलिंग की, जिससे इंडियन बैटर्स जो हैं वो पावर प्ले में, आप ये देखें, पहले 10 ओवर में उन्होंने ओवर 90 रन किए, 96 या 97 रन किए थे, लेकिन अगले 10 ओवर में सिर्फ 71 कर सके। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की बॉलिंग जो है वो तंग करेगी पाकिस्तान को। खासतौर से उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है नासूम अहमद, उन्होंने कल भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर बाद में सैफ ने अच्छी बॉलिंग की। तो दोनों स्पिनर्स ने, फिर उसके बाद जब तस्कीन भी आ जाएंगे तो उनके पास एक और अच्छा फास्ट बॉलर होगा। तो पाकिस्तान की बैटिंग को स्ट्रगल करनी पड़ेगी बांग्लादेश की बॉलिंग के खिलाफ, ये तो तय है। वहां पे पिच कैसी होगी ये भी पहला सवाल है। कल हमने पहली दफा देखा दुबई में, अब तक ये कहते थे कि जो टीम बाद में बैटिंग करती है वो जीतती है, लेकिन कल पहली दफा जो है जिसने पहले बैटिंग की वो भी जीत गई। इसका मतलब है वो एक एलिमेंट जो था वो भी खत्म हो गया। अब जरूरत यह है कि पाकिस्तान आज कैसे खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ। पहली चीज ये है कि आप अगर पहले बैटिंग करते हैं तो आपने कम से कम 180 प्लस का टारगेट देना पड़ेगा बांग्लादेश को। दूसरी बात यह है कि आप अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो आपको 150 से ज्यादा, 150 और 160 के बीच में आपको आउट करना होगा। अगर आप 160 से आगे जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगे। फिर अगर वो पिच हुई जो 3-4 दिन पहले यूज हो रही थी, जो संडे को इस्तेमाल हुई, अगर वो हुई तो बॉलर्स के लिए, बैटर्स के लिए मुश्किलात होंगी और बॉलर्स के लिए वहां पे आसानी होगी। तो पिच के मुताबिक आपको टीम खिलानी पड़ेगी। और एक और सवाल जो है वो हमें नजर आ रहा है, इस वक्त किया जा रहा है कि फखर जमान क्या 100% फिट हैं या नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले मैच में संडे के मैच में इंडिया के खिलाफ वो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे भागने में। शायद उनका मसल दो बार फिजियो ग्राउंड में भी आना पड़ा। तो अगर फखर मुकम्मल फिट नहीं हुए तो ये पाकिस्तान को बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि फखर जमान ने अच्छा परफॉर्म किया था पिछले मैच में और बांग्लादेश के खिलाफ भी आज के मैच में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर वो 100% फिट ना हुए या अगर ना खेले तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा ड्रॉबैक होगा।
अच्छा हैदर साहब, कल अभी आप बात कर रहे थे पिच के हवाले से। हमने देखा कि इंडिया, जैसे आपने खुद भी कहा कि पहले 10 ओवर्स के अंदर उन्होंने 90 प्लस स्कोर किया और उसके बाद सेकेंड हाफ के अंदर वो उस तरह से बेहतर नहीं कर पाए, 70 रन स्कोर कर पाए। तो हम इस बात से ये भी नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो आपका पावर प्ले है या आपने स्टार्ट में जो 10 to 12 ओवर्स खेलने हैं उसमें आपको जो मैक्सिमम स्कोर है वो करना है, और उसके बाद चूंकि वो कंडीशन या पिच या जो भी सर्कमस्टांसेस वो आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं, वो रन्स के लिए इतना जो कह ले सूटेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जब बॉल नया होता है, बिल्कुल नई गेंद होती है, तो वो भारी होती है, थोड़ी सी ठोस होती है, सॉलिड होती है, बैट पे अच्छी आती है। पावर प्ले में अगर आप जल्दी से तेजी से रन्स कर लेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब बॉल थोड़ा सा हल्की हो जाएगी, थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, तो उस वक्त फिर वो 11वें से, आप देखिए हर टीम ने स्ट्रगल किए 11वें से 15वें ओवर 16वें ओवर तक बैटिंग में, और वो ज्यादा रन नहीं कर पाई, जो भी टीम हो। कल इंडिया ने भी नहीं किए, उससे पहले पाकिस्तान ने नहीं किए, उससे पहले जो मैचेस हुए उसमें भी ये हुआ। श्रीलंका ने भी जो है हमारे खिलाफ जब बैटिंग की तो पहले 6 ओवर में तो 50 प्लस कर गए, लेकिन उसके बाद उनकी बैटिंग जो है ना वो फिर मुश्किलात में पड़ गई। तो आप पावर प्ले को अच्छा यूज अगर कर लेंगे तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर कम पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जो है उनके बॉलर्स पे प्रेशर डाल देंगे। अगर आपने पाकिस्तान ने पावर प्ले में सबसे खराब परफॉर्मेंस दिखाई है, यानी पाकिस्तान वो टीम है जिसने सबसे कम स्कोर किया है पावर प्ले में, 39 रन किए थे 6 ओवर में, अब तक ये सबसे कम स्कोर है जितनी भी 8 टीमें उनमें। तो पाकिस्तान को आज पावर प्ले में कम से कम आपको 70 तक जाना होगा, 60 to 70। अगर आप 65-70 कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा प्रेशर पड़ेगा बांग्लादेश की बॉलिंग पे, क्योंकि अगर आप 6 ओवर में 70 कर जाते हैं तो अगले आप जो है 6-7 ओवर में अगर 7 रन की एवरेज से 40-50 भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप अपना मार्जिन ये इतना होना चाहिए आपका कि 12वें-13वें ओवर तक आप 100 रन कर चुके हो 12वें ओवर तक, ताकि अगले 8 ओवर में जो हिटर्स हैं आपके यहाँ, पावर हिटर हैं आपके पास, फहीम अशरफ हैं या मोहम्मद नवाज हैं और दूसरे जो भी हैं, उनको मौका मिले, शाहीन शाह अफरीदी को मौका मिले कि वो हिटिंग कर सके। तो पावर प्ले बड़ी अहमियत का हामिल होगा पाकिस्तान के लिए कि आप कितने रन्स करते हैं। बिल्कुल ठीक है, पावर प्ले अहमियत का हामिल होगा। और हैदर साहब, कल जब हम इंडिया को भी खेलते हुए देख रहे थे, जो टारगेट इंडिया ने सेट किया वो कोई बहुत इतना बड़ा ह्यूज टारगेट नहीं था। जब हम इंडियन टीम को देखें या हम उनकी कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, ऑन पेपर उनके स्ट्रांग होने की बात करते हैं, और वही बात जो आप भी कर रहे थे कि अगर इतने स्कोर को इंडिया ने सेट किया है तो पाकिस्तान के लिए भी कोई ऐसी हवा चीज़ नहीं है कि हम इस चीज़ को करें। बस हमें अपने बॉलिंग और बैटर्स का जो एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, हमें उसको बेहतर करने की ज़रूरत है और राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है। आपको अगर बॉलिंग करें, कौन सी बॉलिंग, कहाँ पे बॉलिंग करनी है। दूसरी बात यह है कि मैं जाहिर है मेरी बात तो नहीं सुनेंगे सलमान अली आगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सलमान अली आगा और माइक हैसन जो कोच हैं, आप देखें बैटिंग ऑर्डर को हर मैच में शफल ना करें। आप जितना शफल करेंगे उससे बैट्समैनों में अपने अंदर जो है एतमाद खत्म हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। एक वन डाउन ओपनर को आप जो है बार बार इधर उधर करते हैं तो ओपनर सोचता है यार मैं खेल ही नहीं पा रहा हूँ शायद, फिर और उसका जो है कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो और नीचे चला जाता है। तो पहली बात तो आप शफल ना करें, आप एक बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर लें। सेकेंडली, आप ये देखें कि इंडियन बैटिंग जो है वो भी जो है कल स्ट्रगल कर रही थी मिडिल ऑर्डर के बाद। लेट मिडिल ऑर्डर उनका भी इतना अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का लेट मिडिल ऑर्डर फिर भी बहुत अच्छा है। शाहीन शाह अफरीदी ने इंडिया के खिलाफ भी रन किए थे, उसके बाद शाहीन शाह ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के खिलाफ भी किए। तो आपके पास लेट मिडिल ऑर्डर में दो तीन बड़े अच्छे हिटर हैं, लेकिन फिर वही बात कि आप अगर पहले ओवर्स में पावर प्ले में अच्छे रन कर जाते हैं तो फिर आप उनको फ्री हैंड दे देते हैं, और फ्री हैंड जब देंगे पावर हिटर्स को। दूसरी बात यह है कि आज के मैच में सबसे अहम चीज ये होगी कि पाकिस्तान का जो मेन बॉलिंग अटैक है वो सही बॉलिंग करे, सही बिल्कुल राइट ट्रैक में बॉलिंग करे। शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, और फिर उसके बाद हमारा जो रेगुलर अबरार अहमद इस एशिया कप में बड़े इफेक्टिव रहे, बड़ी अच्छी बॉलिंग, उन्होंने रन बहुत कम दिए, इकोनॉमिकल रहे, बड़े अच्छे। दूसरे सब बॉलर्स की बनस्बत, जितने भी स्पिनर्स हैं उनकी बनस्बत बहुत इकोनॉमिकल है। तो आज भी अबरार को जो है अकॉर्डिंग टू पिच
और अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करनी पड़ेगी। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास फील्डिंग में इतने ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते हैं स्पिनर के पास। तो इसलिए आपको कंट्रोल बॉलिंग करनी पड़ेगी, लेंथ अपना रखना पड़ेगा, और थोड़ी सी स्लो गेंद, जब आप रात तेज गेंद करते हैं तो उनका लेंथ आउट हो जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, यकीनी तौर पर उनको भी पता है, कोच को भी पता है। उस पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान आज का मैच जीत सके। अभी भी इस वक्त पाकिस्तान के साथ 60-40 है, या ऐसा नहीं है बाकी। तो पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के, आप उसको मजीद बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आपने अभी बॉलर्स की बात की सैयद हैदर साहब, प्रिडिक्टेबल आपने ये डिस्कशन की थी कि शाहीन शाह अफरीदी जब पहली ओवर कराने आते हैं तो बड़े प्रिडिक्टेबल होते हैं बहुत सारे बैटर्स के लिए कि वो किस लाइन एंड लेंथ पे बॉल करेंगे, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है भी नहीं कि हमने पहला जो ओवर है वो हमने शाहीन शाह अफरीदी से ही कराना है। उसके अलावा भी वी हैव हारिस रऊफ या आपने इब्रार अहमद का जिक्र किया। सो हम ये वाले डिसीजंस भी कैप्टन से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर जो एक तैयारी बैटर करके आया है कि पहला ओवर अगर शाहीन शाह अफरीदी ने आना है तो हमें सरप्राइज का एलिमेंट समहाउ अपने लाइनअप में रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ता है। आप देखें, आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। जसप्रीत बुमराह जो है इंडिया के मैन बॉलर हैं तीनों फॉर्मेट में, लेकिन वो पहला ओवर नहीं कर रहे हैं। वो उससे पहले जो है हार्दिक पांड्या जो है वो अटैक कर रहे हैं। फिर दूसरी टीमों को देखें, वहां भी ये इस वक्त ये सिचुएशन है। तो आप अकॉर्डिंग टू पिच जाएं। अगर पिच पे थोड़ा सा आपको लगता है लो बाउंस है, वहां पे आप शाहीन से, क्योंकि शाहीन जो है वो सबको पता चल गया है कि ओवर पिच बॉल करते हैं ज़्यादा, उनका वो अटैक करते हैं कि विकेटों में करें। तो बैट्समैन जो है थोड़ा सा बाहर निकल के उनको खेलते हैं और उनकी ओवर पिच को जो है हाफुली बना के वो कहीं भी मार देते हैं। अभिषेक शर्मा ने इसीलिए मारा शाहीन शाह अफरीदी को कि उन्होंने सही जगह पे उनको पकड़ा था। वो क्रीज से 1 फुट आगे आते थे और आगे आके हिट करते थे। तो यहाँ पे जब आपको पता है कि आपका आपका मैन बॉलर जो है, उसको जाहिर है बार बार उसको लैपटॉप पे देख रहे होंगे, बार बार उसका फुटवर्क उसका रनअप देख रहे होंगे, और वो देख रहे होंगे उसका हाथ कहाँ से आ रहा है। यानी आप बैट्समैन उसको सब चीज़ें याद हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको फिर थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। आप पहला ओवर जो है साइम अयूब से करा सकते हैं या नवाज से। नवाज को देखें 2 मैचों में सलमान ने यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, कोई मजबूरी होगी नहीं कर रहे हैं। वरना नवाज के लिए अफगानिस्तान की सीरीज में, ट्राई सीरीज में उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कोच ने कहा माइक हसन है। और अभी आपने एशिया कप में बिल्कुल उनको नजरअंदाज किया, 2 मैचों में या 3 मैचों में बिल्कुल बॉलिंग नहीं की। तो आप नवाज को आज इस्तेमाल करें। आज 100% नवाज आपको बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और अगर नवाज के साथ साइम भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नाइन हैदर साहब, अब चले, ये तो बांग्लादेश में 60-40 आपने भी बात की है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर संडे को हमने इंडिया के अगेंस्ट खेलना है। और हम पहले 2 मैचेस हार चुके हैं इंडिया से, और हमारी स्ट्रैटेजी पहले मैच की निस्बत दूसरे मैच में बेहतर रही, परफॉर्मेंस भी समहाउ बेहतर रही। तीसरे मैच में अब शाहीन शाह अफरीदी की मैं कल स्टेटमेंट पढ़ी थी, उन्होंने कहा जी कि सूर्य कुमार यादव की स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ एशिया कप जीतने आए हैं। आई बिलीव ये स्पिरिट, ये मोटिवेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन हमें अपनी तैयारी कुछ बेहतर करनी पड़ेगी। नहीं, एब्सोल्युटली स्पिरिट तो होना बहुत जरूरी है। देखिए, आप अपनी स्पिरिट से ही अपने मुखालिफ को जो है थोड़ा बहुत प्रेशर में ले आते हैं, लेकिन तैयारी जो है असल चीज है। अगर आपने अब टेक्निकली आपने तैयारी की है तभी आप कामयाब हो गए। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारे बैट्समैन जो है उनका फुटवर्क सही नहीं है। वो रन्स तो कर रहे हैं, साहबजादा फरहान है, रन्स कर रहे हैं, लेकिन उनका फुटवर्क नहीं है। थोड़ा सा आप अपना फुटवर्क बेटर करें, अपने फुटवर्क पे तवज्जो दें। और ये T20 क्रिकेट जो है वो कोई स्ट्रीट क्रिकेट नहीं है, गली की क्रिकेट नहीं है, टैप बॉल नहीं है जहाँ पे बस बैट घुमा दो। यहाँ नहीं, आपको बॉलर्स के हिसाब से चलना पड़ता है। तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ बातों से जो है वो नहीं जंगें जीती जाती हैं। ठीक है, बातें जो है वो इमोशन बढ़ाती हैं, बातें जो है आपको एनर्जी आपकी बढ़ाती हैं, आपको आमादा करती हैं कि आप आगे बढ़ें, कोशिश करें। लेकिन करना तो आप ही को है ग्राउंड में, बातें तो नहीं चलेंगी वहाँ पे। तो आपको 100% परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं, जैसे श्रीलंका के खिलाफ हमने देखा, ये पहली दफा एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान, आपको पता है कि 8 साल के बाद पाकिस्तान कोई T20 मैच जीता है श्रीलंका से, और वो भी इतना कन्विंसिंग विन थी। यानी आपने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया श्रीलंका। क्यों किया? आपकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सारी परफेक्ट थी, 100% अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थी। यही चीज आपको आज भी चाहिए,
और यही चीज़ इंशाल्लाह आपको संडे को भी चाहिए हो। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सैयद हैदर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी, एशिया कप के हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे। आई होप कि आज पाकिस्तान वर्सेस जो बांग्लादेश मैच है उसका रिजल्ट अच्छा होता है कि संडे को हम बेहतरीन रिजल्ट के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हमने कुछ डेंगू के हवाले से बात करनी है, जो पहले सिर्फ मॉनसून के साथ जुड़ा हुआ एक मौसमी वायरस कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब ये मुल्क के बड़े शहरों के अंदर हर साल शिद्दत से वापस लौट कर आता है। और ये जो डेंगू के बढ़ते हुए केसेस की बात करें, अब कराची के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी इसकी शिद्दत पे तशवीशनाक इजाफा देखने को मिल रहा है। और अब तक सिर्फ इस्लामाबाद की बात की जाए तो 720 अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में रावलपिंडी में 23 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस्लामाबाद में 31 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये केसेस किन इलाकों में हुए हैं, क्या वजह है, क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है और हर साल क्यों ये इतनी शिद्दत से वापस आता है, इस हवाले से हम ज़रा ताज़ा तरीन अपडेट ले लेते हैं। हमारे इस्लामाबाद से कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान मुगल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। ये डेंगू के जो नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं लास्ट 24 आवर्स में, नंबर इज़ वेरी अलार्मिंग। हमें ज़रा बताइएगा क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन। जी बहुत शुक्रिया। चूँकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू वायरस के ख़तरनाक वार का जो सिलसिला है वो जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तकरीबन 54 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और 23 केसेस जो हैं वो रावलपिंडी से, जबकि 31 केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए हैं। पहले मैं आपको रावलपिंडी की सारी सूरत हाल बताऊँगा कि रावलपिंडी में अब तक जो है वो तकरीबन 60 मरीज़ इस वक्त मुख्तलिफ़ अस्पतालों के अंदर जो है वो ज़ेर इलाज हैं। सरकारी अस्पतालों के अंदर जो वार्ड्स हैं वो कायम किए जा चुके हैं। 9086 अफराद ऐसे हैं जिनकी स्क्रीनिंग का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया है और तकरीबन इस वक्त रावलपिंडी में मजमूई तौर पर डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 523 तक जो वो पहुँच चुकी है। SOP की खिलाफ वर्जी पर जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। 13,61,488 मकामात जो है उनको महकमा सेहत रावलपिंडी का जो अमला है, जो टीमें हैं, उनकी जानिब से चेक किया गया है और 1,61,772 मकामात ऐसे हैं जहाँ से डेंगू लार्वा जो है वो बरामद किया गया है और 4,081 मुकदमात जो है वो अब तक दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,750 मकामात ऐसे हैं जिन्हें सील किया जा चुका है और 3,354 जो है वो चलान टिकट जारी करके तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद जुर्माने जो है वो रावलपिंडी में अब तक जो है वो आयद किए जा चुके हैं। और ये जो केसेस हैं ये गिरजा रोड, कोठा कलां, लखन, रहमताबाद और उसके साथ सादकाबाद, रहमानाबाद और लालाजार जो हैं ये वहाँ से ये केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। अब अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 31 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और ये केसेस जो हैं वो रूरल एरिया और उसके साथ अर्बन एरियाज़ जो हैं ये वहाँ से रिपोर्ट हुए हैं और हाई रिस्क जोन जो है वहाँ पर यह फैसला किया गया है कि फोगिंग का अमल जो है वो मज़ीद तेज़ किया जाए और अब तक तकरीबन 2162 मकामात पर जो फोगिंग का अमल है वो मुकम्मल किया गया है, जबकि 2080 मकामात जो है उनका इस्लामाबाद इंतज़ामिया की हिदायत पर जो है वो इस्लामाबाद में ये मुआयना किया गया है और 1661 मकामात पर जो स्प्रे है उसका अमल जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है। रावलपिंडी की तरह इस्लामाबाद के अंदर भी डेंगू SOP की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों का सिलसिला, गिरफ्तारियों का सिलसिला, जुर्मानों का सिलसिला, चलान टिकट जारी करने का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। सबसे ज़्यादा केसेस इस्लामाबाद में बाराकाऊ के इलाके से जो वो रिपोर्ट हुए हैं जिनकी तादाद जो है वो 8 है, जबकि तरलाई और तरनोल से 4 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। उसके साथ सबसे हैरान कौन बात ये है कि जिस तरह डेंगू के ख़तरनाक वार का जो सिलसिला जारी है, इसके साथ ही जो बोगस कार्रवाइयाँ हैं वो भी सामने आई हैं। रावलपिंडी के अंदर बोगस कार्रवाइयों की जो निशानदेही थी वो की गई और उसमें अफसरान की जानिब से जो खुफिया रिपोर्ट थी वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को अरसाल की गई है, जिस पर 506 जो टीम वर्कर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है और पहले मरले में 306 अफराद ऐसे हैं महकमा सेहत रावलपिंडी के वो मुलाजमीन हैं जिन्हें पीका एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरियों से जो है वो बर्खास्त किया गया है और इस वक्त महकमा सेहत रावलपिंडी का जो अमला है उन्होंने रावलपिंडी में मुकम्मल तौर पर जो वो हड़ताल कर रखी है, जिसकी वजह से खसरे की जो मुहिम है और उसके साथ जो इस वक्त
डेंगू वायरस के हवाले से जो मुहिम रावलपिंडी के अंदर चल रही है, और अभी चूंकि पोलियो की जो मुहिम है वो भी दोबारा शुरू की जानी है। ये तमाम मुहिमात जो है वो रावलपिंडी के अंदर मुकम्मल तौर पर जो वो मुतासिर हो रही हैं, शदीद मुतासिर हैं, क्योंकि अमला जो है वो उसकी जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। और महकमा सेहत रावलपिंडी ने 300 के करीब जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें नौकरियों से जो वो बर्खास्त किया है, क्योंकि उनकी जानिब से बोगस कार्रवाइयाँ की जा रही थी और इदाद शुमार जो है वो गलत जारी किए जा रहे थे। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की हिदायत पर पहले इंक्वायरी कमेटी जो वो तश्कील दी गई, और इस इंक्वायरी कमेटी में 500 से ज़ायद मुलाजमीन जो है वो कसूरवार जो है वो साबित हुए हैं, जिसके बाद उनको नौकरियों से जो वो बर्खास्त कर दिया गया है। जी अच्छा उस्मान, मुझे ठीक है ये तो कार्रवाई हो रही है, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल बताइएगा, क्योंकि जाहिर है डेंगू केसेस जब रिपोर्ट होते हैं तो हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी नाफिज की जाती है और कहा जाता है कि जी यहाँ पे स्पेशल वार्ड होगा, डेंगू वार्ड होता है दीगर। इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी देखें, सरकारी अस्पतालों में जो डेंगू वार्ड्स हैं वो तो कायम किए गए हैं। उसके अंदर होली फैमिली अस्पताल है, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है, और उसके साथ जो है वो पिम्स हॉस्पिटल है, जहाँ पर खुसूसी तौर पर डेंगू वार्ड्स जो है वो कायम किए गए हैं, डेस्क जो है वो कायम किए गए हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में पोलियो मुहिम के दौरान जो है वो जो नए केसेस रिपोर्ट होते हैं उसकी वजह से अस्पतालों में बोझ काफ़ी ज़्यादा जो वो बढ़ जाता है। और इस हवाले से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या अस्पताल इंतज़ामिया जो उनका कहना है कि ज़िले की इंतज़ामिया को भी आगाह कर दिया गया है कि मज़ीद जो वो सहूलियात फराम की जाएँ, क्योंकि बेड्स की कमी की वजह से जो मरीज़ हैं उनका दाखिला जो है वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो सकता। तो यही एक बड़ी वजह है कि स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद जो है उन्हें मेडिसिन लिख कर दी जाती है और उन्हें जो है वो वापस भिजवा दिया जाता है। इस वक्त जो 5 बड़े अलाइड हॉस्पिटल हैं जुड़वा शहरों के, उसमें तकरीबन 80 के करीब मरीज़ जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। 20 मरीज़ जो हैं वो इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में, जबकि 60 मरीज़ जो हैं वो रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में जो है वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। जो मरीज़ हैं उन्हें भी अस्पतालों में आने के हवाले से जो वो काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और अस्पताल इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि वार्ड्स तो कायम किए गए हैं, खुसूसी डेस्क जो है वो कायम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर बेड्स की कमी की वजह से जो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इंतज़ामिया को ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मज़ीद बेड्स जो है वो भिजवाए जाएँ, ताकि जो मरीज़ आ रहे हैं डेंगू वायरस के हवाले से उनका बआसानी यहाँ पर जो वो दाखिला करवाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल कि आप इस हवाले से बता रहे थे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान मुगल इस वक्त इस्लामाबाद के शहरी सेक्टर्स में भी जो केसेस की मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग इस हवाले से भी है कि जहाँ पे सफाई सुथराई दीगर मामला है, क्योंकि साफ़ पानी के ऊपर मच्छर जो है ये डेंगू वायरस जो है वो परवरिश पाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो इकदाम है उसके हवाले से भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे। बी सेफ एवरीवन, यही कहा जा सकता है, अपने तौर पर एहतियात करें और जो हुकूमती अहकाम हैं उन पर अमल दरामद करने की कोशिश तो ज़रूर करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आए। आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, जो कि बैनुल अक़वामी कहा जाए शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, जिन्होंने पंजाब की सकाफ़त हो, रवायात हो, दही ज़िंदगी हो, उसको अपनी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी के ज़रिए नई एक शनाख्त दी है। सरगोदा से जी इनका ताल्लुक़ है। इनका नाम है हसन तलाल टिवाना, और इनके हवाले से अगर बात की जाए तो उनको जदीद जो रवायती किस्सा गोई उसको जदीद विजुअल अंदाज में इन्होंने आलमी सतह पर रिप्रेजेंट किया है, पजीराई हासिल की है। वो 150 से ज़ायद ममालिक में से मुंतखब होने वाले वाहिद आर्टिस्ट हैं जिन्हें मारूफ NFT प्लेटफॉर्म पर नुमाइंदगी का एजाज़ भी हासिल हुआ है। इनके काम को न सिर्फ नेशनल जियोग्राफिक मैगज़ीन ने शाया किया बल्कि कौमी मीडिया इदारों ने भी इसको सराहा। इनकी तस्वीरी और वीडियो जो एग्जिबिशंस हैं वो पेरिस, लंदन और दुनिया के मुख्तलिफ जो सफारत खाने हैं उसमें पेश की जा चुकी हैं। सकाफती वर्से को महफूज रखने के लिए इन्होंने घुड़सवारी हो, टेंट पैगिंग जिसे हम कहते हैं, गंदम की कटाई जैसे मौज़ूआत पर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं वो भी तैयार की हैं। मोहम्मद हसन तलाल टिवाना की जो कह लें क्रिएटिविटी है, पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, कल्चर है, शनाख्त है, फ़नी रवायत है, उसका आकाश है। और आज के दौर में ये पाकिस्तान के जो कहा जाए कि बासर तरीन विजुअल आर्टिस्ट में से एक समझे जाते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं, हसन टिवाना। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे हसन ये बताएं कि ये आपका जो विजुअल आर्टिस्ट बनने का जर्नी है, इससे पहले फोटोग्राफी का जिक्र करे हैं, वीडियोग्राफी का जिक्र करे हैं, और जहाँ पर हम कल्चर या इस रवायती किस्सा गोई के तरीके को आपने एक जिद्दत दी है, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? जी, जर्नी स्टार्ट मुझे बचपन से ही शौक है फोटोग्राफी का, चीज़ों को अपने लिहाज से कैप्चर करने का। तो पंजाब की तरफ और पंजाब की सकाफ़त की तरफ आने का ये था कि मुझे पंजाब से बहुत प्यार है, पंजाब की सकाफ़तों से, पंजाब के लोगों से, स्पेशली अपने गांव में जो मेरे लोग हैं, एक किसान की ज़िंदगी को दिखाने का मुझे था। तो उस तरह ये सफ़र स्टार्ट हुआ जी। ज़बरदस्त। तो अभी मैंने जो आपकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं कि NFT प्लेटफॉर्म्स हो, नेशनल जोग्राफिक मैगज़ीन हो, फिर मुख्तलिफ काउंसलेट्स के अंदर एग्जीबिशन हुए हैं, ये थोड़ा सा बताएं कहाँ कहाँ पे, कैसे कैसे और किस किस काम को आपके एग्जिबिट किया गया? जी, नेशनल जोग्राफिक में पब्लिश हुआ मैं, फ्रांस में 2 एग्जीबिशन हुए हैं, और यूके में स्पेनिश एम्बेसी ने 2 एग्जीबिशंस करवाए। ठीक है, मैं इसके अलावा नियरली जी जी आप कंटिन्यू कीजिएगा। उसके अलावा नियरली 3+ एम्बेसीज हैं जिनके अंदर मेरा काम पब्लिश हो चुका है। कुछ बिल्डिंग्स हैं एम्बेसीज की जिनको डेकोरेट किया गया मेरे काम से। दैट्स इंटरेस्टिंग। और ये किस तरह का काम था? कोई कल्चरल काम था या वैसे था? ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। जी, कुछ नॉर्थ की पिक्चर्स थी, कुछ जो पंजाब की विलेज लाइफ है उसकी पिक्चर्स थी। मोस्टली मेरा काम घोड़ों पे है और नेज़ाबाजी पे है, तो कुछ तस्वीरें वो थी। ज़बरदस्त। तो अच्छा, मुझे हसन ये बताएं कि ज़ाहिर है बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, उनकी अपने हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। जैसे आपने कहा कि आप पंजाब के कल्चर, अपने गांव, एक किसान की ज़िंदगी, ये सारी चीज़ों को डिपिक्ट कर रहे हैं। जो अब तक आपका इंटरेस्टिंग और आपका जो फोटो रहा है मेनली, वो क्या है? मेरा मेन जो फोकस रहा है जी, वो हमेशा से पंजाब रहा है। नॉर्थ को भी मैंने बहुत कैप्चर किया है, पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न ब्यूटी है उसका कोई मैच नहीं है। मैं पाकिस्तान से बाहर भी गया हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जो हमारी नॉर्थ की ब्यूटी है उसका कोई मैच नहीं है कहीं पे भी। लेकिन जो पंजाब का कल्चर है उसका ये है कि उसको उस तरह प्रेजेंट नहीं किया गया था। मैंने इसको स्टार्ट किया, विलेज लाइफ को इस तरह नहीं दिखाया गया था इंटरनेशनली। तो मेरा बस यही मकसद था कि किसान की मेहनत को किया जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, जब आपने पहले फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की थी हसन, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? और फिर जब आपने इसके अंदर जिद्दत या मज़ीद अपने काम को डाइवर्सिफाई किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? और अब आप किस तरह से अपने काम को आगे लेकर चलना चाहते हैं? किन नई डायमेंशंस पे काम करना चाहते हैं? जी, स्टार्ट मेरा ज़्यादा नॉर्थ पे फोकस रहा और पंजाब पे और घोड़ों पे। अब जो एक नई डायमेंशन मैंने सोची है, जो मेरे ख्याल से मुझे जिस तरफ जाना चाहिए, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो उस पे मैं कुछ सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से उसको भी ट्राई करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ओके। अच्छा, जी हाँ। बहुत सारी आपकी खूबसूरत विजुअल्स हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर हैं, हम देख भी रहे हैं। आपने लैंडस्केप हो, घोड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं। इट्स अ वेरी ट्रिकी सॉर्ट ऑफ जॉब। मुझे लगता है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है वो भी बड़ी एक आपको परफेक्ट शॉट लेने में इट टेक्स डेज और समटाइम्स बहुत टाइम निकलना पड़ता है। सो आपने जब ऐसी कोई अब तक की आपका विजुअल, कोई ऐसी पिक्चर जो आपने कैप्चर की हो जिसमें आपको एक डिजायर्ड शॉट लेने में बहुत टाइम लगा हो? मेरी मोस्टली पिक्चर्स इस तरह की हैं जिनमें मुझे बहुत टाइम लगा है। जैसे आपने घोड़ों का जिक्र किया, तो घोड़े वाकई बहुत ट्रिकी हैं, स्पेशली जो हमारी देसी ब्रीड है, लोकल देसी ब्रीड, वो थोड़ी बाकी घोड़ों से हट के है। ये थोड़े ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, थोड़ा इनके साथ काम करना ज़्यादा ट्रिकी है। तो बिल्कुल जी, एक एक फ़ोटो के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है, सब्र रिक्वायर्ड होता है। और मेरा तो काम ज़्यादा है ही, मैंने कोशिश की है कि अच्छी लाइट पे हो, तो ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी है, एक कहानी भी एक तस्वीर में लाना, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल पेशेंस रिक्वायर्ड है उसके लिए। अच्छा, ये एक विजुअल मेरे सामने भी आ रहा था, एक टेंट पेगिंग का विजुअल है हमारे पास, जिसमें जो घुड़सवार है वो करते हुए आ रहा है। आप ज़रा बताएं ये शॉट आपने कैसे लिया? ये कितना ट्रिकी था आपके लिए? ये जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 52 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं इस पे, इंस्टाग्राम पे। तो ये वीडियो जो है, ये एक मेला था फैसलाबाद में, तो वहाँ बनाई गई वीडियो है। और नेज़ाबाजी में भी बहुत रिस्क होता है, क्योंकि जो सवार घोड़े पे बैठा होता है, घोड़ा कभी भी थोड़े ट्विस्ट टर्न ले सकता है, तो फोटोग्राफर की तरफ आ सकता है। काफ़ी दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत ही बिल्कुल पास से नेज़ा गया है,
तो जी बड़ा मुश्किल काम है ये। एब्सोल्युटली बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा इंस्टाग्राम पे आपके व्यूज़ से लेकर आपके काम को बहुत सारे लोग आई एम श्योर सराहते भी हैं, देखते भी हैं। कोई ऐसी अप्रिसिएशन जो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो या आपके लिए बहुत सरप्राइज हो? जो मेरा फोटोग्राफी का स्टार्टअप था तब तो नेशनल ज्योग्राफिक में जो मैं पब्लिश हुआ वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा था। और अब ये है कि कुछ इंडियन जो हीरो हीरोइंस हैं वो मुझे फॉलो करते हैं, लाइक कमेंट्स करते हैं, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा रहता है। जैसे कि जैसे कि सोनम बाजवा जी, अगर आप वही पूछना चाह रही हैं तो। मैं वही पूछना चाह रही थी। अच्छा, मुझे हसन ये बताएं कि जाहिर है ये काम ऐसा है कि जिसको शौक होता है वो अपना ज़्यादातर, या जिसका जो पैशन है, आपको नेचर के करीब होना पड़ता है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पंजाब है, कल्चर है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको नेचर के बहुत करीब लेके जाती हैं और उसके लिए आपको बहुत पैशन रिक्वायर्ड होता है। सो हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इस तरह से नेचर के करीब, पहाड़ों में, इन जगहों के ऊपर? बिल्कुल जी, नेचर के करीब जाने से ही आपको एक तो अल्लाह ताला की जो मौजूदगी है उसका बहुत एक प्यारा एहसास होता है, आपको बहुत पीस मिलता है वहाँ पे। और मेरा कहना है कि जब भी आप किसी चीज़ के अब्जॉर्व करना स्टार्ट करते हैं, जैसे नेचर को, तो तभी आपको एक आर्ट की सूरत में वो चीज़ें मिलना शुरू होती हैं। तो बहुत ही पीसफुल और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है जी नेचर के करीब जाने वाला। ज़बरदस्त। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से हसन टिवाना, बहुत सारे यंग आर्टिस्ट आपको देख रहे होंगे, दे वांट टू नो कि आपको एक कामयाब विजुअल आर्टिस्ट बनना है, फोटोग्राफी करनी है, कोई भी चीज़ करनी है, उसके लिए क्या चीज़ें हैं या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है? सबसे मेन तो है कि सब्र, कि हर चीज़ अपने टाइम के साथ होती है, एक वक्त लगता है हर चीज़ को। और दूसरा, ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, सबको ट्राई करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा शौक भी है ये। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हसन तलाल टिवाना हमारे साथ मौजूद थे, विजुअल आर्टिस्ट है। अपने काम के हवाले से मैं बता रहे थे। आई होप कि आपको इनका ये काम देखें, इनके इंस्टाग्राम पे जाएं, आपको बड़ा पसंद आएगा। ये पंजाब के कल्चर हो, चाहे नॉर्दर्न एरियाज़ हो, लैंडस्केप हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो, इन सबको आप बड़े खूबसूरत अंदाज में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर जी। तो नाजरीन, पंजाब हुकूमत और महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से जो पंजाब में एक नया एक्ट बनाया गया है, पैरेट एक्ट जिसको कहा जा रहा है, 2025 एक्ट के तहत जितने भी तोता रखने वाले अफराद हैं, चाहे किसी ने घरों में तोते रखे हैं या कोई दुकानदार हजरात जो तोतों की ख़रीदो फ़रोख्त करता है, पर तोते के ऊपर 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो मुकर्रर की गई है। और बग़ैर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अब ना तो तोतों की ख़रीदो फ़रोख्त की जाएगी और ना ही तोते जो है वो घरों में रखे जाएंगे। इस वक्त मैं एक पैरट मार्केट में ही मौजूद हूँ। इस एक्ट के बारे में जो दुकानदार हजरात हैं जो तोते ख़रीदने आए हैं, उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जो पैरट एक्ट की बात की जा रही है, पैरट मार्केट में कुछ ख़रीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि ये जो पैरट एक्ट बनाया गया है, इस एक्ट के तहत जो तोते रखेंगे, जो नायाब तोते ख़रीदेंगे, उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपया पे करनी पड़ेगी। तो आप बताइएगा कि ये कैसा अमल है गवर्नमेंट का, क्या कहना चाहेंगे? भाई बात ये है कि तोता सारा 1000 रुपये का, उसके ऊपर 1000 रुपये टैक्स, ये तो ना लेने वाली बात हुई ना यार। 500 रुपये का तोता है, उस पर 1000 रुपये टैक्स। मैंने भी लेना था, गानी वाले तोते लेने थे, लेकिन वो साफ नहीं बन पा रहा इधर, उन पर टैक्स इतना लग रहा है। 500 रुपये का तोता है, 1000 रुपये का टैक्स उस पर। फ़ायदा चीज़ लेने का फ़ायदा, ब्रीडिंग ही नहीं होंगी बस। अच्छा, जो महकमा वाइल्ड लाइफ है वो ये कह रही है कि ये जो तोते हैं ना, इनकी नस्ल कम हो रही है, तो इनकी नस्ल की रोकथाम के लिए ना, खात्मे की रोकथाम के लिए वो एक्ट इसलिए बनाया गया है। उसकी रजिस्ट्रेशन लगेगी, प्रॉपर रजिस्टर्ड होंगे अब लोग। नहीं तो आया कि सर्टिफाइड होने की वजह से तोतों की ब्रीड बच जाएगी, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है भला? आप बताओ, अगर किसी तोते के रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसकी ब्रीड बच जाएगी वो? ये तो सोल्यूशन ही ना हुआ। ये तो सीधा सीधा आवाम पे टैक्स डालने वाली बात है ना। तोतों के बारे में कोई इसमें वो नहीं है कि फैसिलिटेट नहीं कर रहे तोतों को, उनको तो वैसे का वैसे ही है हिसाब किताब। तोता जितना महंगा है उससे डबल उसका टैक्स है, फ़ायदा। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि आप भी एक सिटीज़न है इस मुल्क के, तो ये एक जो नया एक्ट बनाया गया है, पैरट एक्ट जिसको कहा जा रहा है 2025, बकौल महकमा वाइल्ड लाइफ के
ये जो एक्ट है ना सिर्फ दुकानदारों पे बल्कि ख़रीदारों पे भी, एक तो उनका मौक़िफ़ ये है कि दुकानदार रजिस्टर्ड होंगे इसमें, दूसरा इसमें ये है कि जिन्होंने रखा हुआ है घर में वो भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस और रजिस्टर्ड हो जाना, इसमें क्या आप इतना कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ना। अगर इन्होंने ये करना ही है तो फिर वो करें कि दुकानदार जिन्होंने रखे हैं वो उनको सही रखे भी हैं कि नहीं रखे हुए, ये चीज़ें देखें कि जिन्होंने अगर घर में रखे हुए हैं उन्होंने सही तरीके से रखा है, ये इसकी चेक एंड बैलेंस का रखें तो समझ में आता है। ये टैक्स लगाने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। या तो फिर आप कोई ऐसी कमेटी बना दें या कोई जगह बना दें कि जहाँ पे वो सारे आके चेक करें। आपने रजिस्टर्ड करवा लिया, ठीक है, आप जाके उनको दोबारा चेक करेंगे कि घर में कैसे रखा, पैसे दे दिए, मतलब कि वो जैसा मर्जी रखें, ओके उनके लिए। तो ये चीज़ इतनी नहीं है, गुड नहीं है, करना चाहिए इनको। हाँ, तो कुछ ये जो अफजाइश ख़त्म हो रही है उसकी रोकथाम के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है आप? हाँ, देखिए, अगर कोई लेके जाता है तो मतलब कि इट्स मीन कि उसको पालना है। कोई शौक से पालता है तो ज़्यादा ही अच्छा होगा ना उसके लिए, इंस्टेड के वो उड़ रहा है या कोई चील का हुआ खा जाते हैं। तो घर में अगर रखा हुआ है तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, उसका चेक एंड बैलेंस रखें कि इन्होंने घर में रखा हुआ है तो आया कि सही से भी रखा हुआ है, इसको खुराक रख रहे हैं, बीमारी का ये वो, तो वो उस चीज़ को चेक करें तो ताकि इसकी ब्रीड भी बढ़े। अगर उन्होंने एक रखा हुआ है उसको अगर देखेंगे सही रखा हुआ है तो उसको दूसरा दें कि यार आप इसकी ब्रीड करें, एक की जगह 2 हों आपके पास, उस तरीके से ज़्यादा ब्रीड होगी कि आप खाली टैक्स लगा लेंगे उससे होगा। तो वो ये करना चाहिए इनको। बहुत शुक्रिया। कुछ और भी दुकानदारों से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। जी बिल्कुल, पैरेट एक्ट के हवाले से दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और महकमा वाइल्ड लाइफ ने ये फ़ैसला किया है कि जो तोते रखने वाले दुकानदार हैं, एक तो उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा और दूसरा जो नायाब तोते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाएगा। पर तोते की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है। तो आप क्या समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस और दुकानदारों को रजिस्टर्ड करना ये कैसा अमल है? देखें, उसमें बात ये है कि सारे बर्ड्स की तो रजिस्ट्रेशन ही उन्होंने कहा ना हो सकती है ना होगी। राह की, रिंगनेक की और जो प्लम हेड है, स्लेटी हेडेड है, ये 4 बर्ड्स हैं, सिर्फ इनकी रजिस्ट्रेशन है। लोगों को तो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि ये वो, इन ऐसी तो कोई बात नहीं है, सिर्फ 4 बर्ड्स हैं, स्पीशीज़ हैं 4। एक रिंगनेक है, ग्रीन रिंगनेक जो हमारा आम काठा तोता है, एक रात होता है, एक नेपाली है प्लम हेड, एक स्लेटी हेडेड। ये 4 बर्ड्स हैं और इनकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगी, उसके अलावा किसी बर्ड की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि खाली इसमें इस एक्ट में दुकानदार मुतासिर नहीं है, आपके ख़रीदार भी मुतासिर हो रहे हैं। आपसे कोई चीज़ लेके गया है, उसकी रजिस्ट्रेशन तो आपने कर ली, अब जिसने रखी है वो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करेगा। नहीं, वो तो इसके ऊपर जो कानून के अंदर शामिल किया गया नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं शामिल किया गया। बहुत लोग फेक न्यूज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, कुछ महकमे ने काम किया है, बाकी लोग बदनाम करने वाले, इतने बुरा तो काम खैर नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है, SOPs हमारे फ़ायदे के लिए ही बनते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन लोग जो हवा चलती है ना वो सबको लगती है। वो मुझे भी लगेगी, आपको भी लगेगी, भाई को भी लगेगी और भी सबको लगेगी। वो ये है सीन के जो रजिस्ट्रेशन होगी वो रिंग की होगी, बर्ड की नहीं होगी। इस तरह तो वो पता ही नहीं चलेगा कौन सा बर्ड कहाँ पे या कहाँ पे नहीं। वो रिंग की रजिस्ट्रेशन होगी, वो रिंग जब बर्ड के साथ जाएगा तो वही रजिस्ट्रेशन चलेगी, वो चेन ही होगी। जी बिल्कुल, पैरेट एक्ट की बात की जा रही है। इस वक्त मैं पैरेट मार्केट में मौजूद हूँ, मार्केट के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो पैरेट एक्ट बनाया जा रहा है महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं कि इस एक्ट से जो दुकानदार हैं, चूँकि इस पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी रखी गई है पर तोते पे, तो दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है? आप क्या समझते हैं कि दुकानदार इस एक्ट को कैसे तस्लीम कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो फ़ीस लगा रहे हैं वो इलीगल है, वो नहीं लगनी चाहिए। उसकी रीज़न ये दुकानदारों को, मैं हट के दुकानदारी से बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कि ये जो महकमा वाइल्ड लाइफ है ना, आप इसकी ज़रा इसकी मीनिंग्स देखें, वो है क्या, इसका मकसद क्या है वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ का मकसद है तहफ़्फ़ुज़ देना अपने एनवायरनमेंट के बर्ड को, अपने मुल्क के बर्ड को, अपने पंजाब के बर्ड को तहफ़्फ़ुज़ देना, ना कि रेवेन्यू अदारा है, ये तहफ़्फ़ुज़ का अदारा है। आप अपने बर्ड को तहफ़्फ़ुज़ दें। जो जंगलों में जाके तोते पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं या कहीं पे भी कर रहे हैं, तो उनको आप पकड़े। बात एक घर के अंदर एक तोता रख लिया, उस पर वो क्या आप उसके एक तोते के लिए कानून बनाएंगे?
कानून बनाएं कि आप हमने इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना कि हमने फ़ीसें लेनी है इनकी। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताइएगा कि कितनी इकसाम के बर्ड इसमें इस एक्ट में आएंगे, क्योंकि आप भी एक दुकानदार हैं, तो कितनी इकसाम के बर्ड जो हैं वो इस एक्ट में आएंगे और उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो देनी पड़ेगी? सर इसके अंदर आप इनका जो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है ना, उसमें इनका अलेक्जेंड्रीन पैरट, ग्रीन पैरट जो ग्रीन है वो है, रिंग नेक पैरट जो ग्रीन कलर में है जिनको हम काठा बोलते हैं वो है, एक स्लेटी हेड पैरट है उसको हम तो उसको नेपालियन बोलते थे, या प्लम हेड है वो है, और कोई बर्ड नहीं है। बाकी जो बर्ड है वो सारे कस्टम पेड और इम्पोर्टेड बर्ड है जिनका पाकिस्तान या पंजाब की वाइल्ड लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके लिए मैं कोर्ट में जा चुका हूँ, कोर्ट ने भी क्लैरिफिकेशन मांगी है इनसे कि आप क्लैरिफिकेशन आप इसकी कैटेगरी बना दें, जो आपके एनवायरनमेंट के बर्ड हैं, जो आपके एक्ट के बर्ड हैं उनको अलग कर दें, जो कस्टम पेड और दूसरे मुल्कों के बर्ड हैं उनको अलग कर दें, एक कैटेगरी बना दें, जिसका अभी तक हमें जवाब नहीं दिया, बल्कि हमने तौहीन अदालत भी लगवाई, तो वहाँ से भी इन्होंने यही कहा जी हम करने को तैयार हैं, ना हमें आज तक बुलाया। मैं ख़ुद इस कोर्ट जो फ़ैसला है, जो केस है इसका मैं ख़ुद उसमें हूँ, मैंने किया हुआ है ये केस, उसका फ़ैसला आ चुका है। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे साथ मौजूद थे पैरट मार्केट के सदर हैं, और कुछ और भी दुकानदारों से गुफ्तगू करेंगे और उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नया एक्ट जो है वो बनाने की तैयारी जो है वो बाकायदा तौर पर कर ली गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से और महकमा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि जो तोते हैं उनके ऊपर एक एक्ट बनाया जाएगा जिसकी तोतों की रजिस्ट्रेशन जिसमें की जाएगी। इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीजी वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट अज़फ़र ज़िया साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से, इसमें सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या हर तरह के तोते इसमें शामिल होंगे, हर तरह के तोतों की इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात, ये एक्ट नया नहीं बनाया जा रहा, मौजूदा वाइल्ड लाइफ एक्ट ही है। उसका जो शेड्यूल 2 है उसके अंदर जो तोतों की नायाब लोकल नस्लें हैं उनका शमूलियत या एडिशन किया गया है, और वो 4 नस्लें मैं आपको बता देता हूँ। अलेक्जेंड्राइन है आपका पैरट, पैराकीट, और इसके अलावा आपका स्लेटी हेडेड है और प्लम हेडेड है और रिंग नेक्ड, वो जो इसके गले पे वो रिंग होता है। तो ये 4 तोते हैं जो आपको जिसको प्रोटेक्टेड कह लें या इसको हम रजिस्ट्रेशन रजीम में लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन की ऐसा ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा, इसकी फ़ीस के हवाले से बात की जा रही है, इसकी एक तो फ़ीस क्या मुकर्रर की गई है, और दूसरा ये बताइएगा कि ये कब से इम्प्लीमेंटेशन इसकी शुरू कर दी है? देखिए, ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है, लेकिन ऑब्वियसली पब्लिक को अवेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम महकमा भी दे रहा है कि जब तक अच्छी तरीके से लोगों को इस चीज़ का इल्म ना हो जाए तो मेरा ख्याल क्रैक डाउन करना इखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं होता। तो हम सोशल मीडिया के थ्रू, आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू और बाकी दीगर ज़राए के थ्रू हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जिन लोगों के पास ये तोते हैं, जो पालते हैं या कमर्शियल काम करते हैं, उन तक ये बाकायदा तरीके से अच्छी तरीके से अवेयरनेस हो जाए। जब महकमा ये समझेगा कि बाकायदा अच्छे तरीके से अवेयरनेस हो चुकी है, उसके बाद फिर हम इस पे कानून पे प्रैक्टिकली इन्फोर्समेंट भी शुरू कर देंगे, फिर जुर्माने भी होंगी और सज़ाएँ भी हो सकती हैं। जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक़ है, 1000 रुपया फ़ीस है जी, और इसके अंदर आपकी एक ऐप बनी हुई है, उसको आप डाउनलोड करेंगे, उस पर अपने तोते के बारे में, अपनी मलकियत के बारे में सारी मालूमात अपलोड करेंगे, तोते की तस्वीर अपलोड करेंगे और 1000 रुपया ऑनलाइन देंगे। कोई ह्यूमन इंटरफेस इन्वॉल्व नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। अच्छा, अब ये जो 1000 रुपये आप देंगे ना, इसमें आपका तोता रजिस्टर्ड हो जाएगा और वो कानून के दायरे में भी आ जाएगा। इसके साथ साथ महकमा आने वाले चंद दिनों में फिर उस तोते के पाँव में एक रिंग डाल देगा। वो रिंग जो है वो बारकोडेड होगी और उसमें तमाम डाटा उस तोते का होगा, और वो इस तरीके से लगाई जाएगी कि वो कोई आम आदमी उसको फिर उसकी टांग से नहीं निकाल सकता। और खुदा ना खास्ता आपका तोता अगर उड़ जाता है, गुम हो जाता है या उसको कोई चोरी कर लेता है, तो आपको पता है तोते भी कई बड़े कीमती होते हैं, और ना भी कीमती हो तो आपने एक पालतू घर में रखा होता है जानवर, तो आपको उससे वैसे बड़ी मोहब्बत होती है, तो ट्रेसेबिलिटी भी हो जाएगी। इसका एक फ़ायदा भी है, जहाँ ये बात हो रही है कि जी फ़ीस होगी इसकी और रजिस्ट्रेशन होगी, तो उसमें आप ये भी देखें कि उसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी है, और जो मालिक है तोते का उसको भी उसका बहर क्या फ़ायदा है।
अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर आपने सेल परचेज़ करनी है तो वो अब लोकल आदमी जिसके घर में फ़र्ज़ करें 3 तोते हैं, वो एक बेचना चाहता है, वो ख़ुद नहीं बेच सकेगा, उसको थ्रू वो डीलर के बेचेगा, रजिस्टर्ड डीलर के थ्रू बेच बिल्कुल सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड डीलर के थ्रू। और वो जो रिंग में इंफॉर्मेशन होगी वो सारा उसके अंदर उसका डाटा अपडेट होता रहेगा कि पहला मालिक कौन था, भाई दूसरा मालिक कौन था, भाई तीसरा मालिक कौन था। तो एक प्रॉपर तरीके से वो रजीम इसकी जो है ना वो कायम की जा रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद थे डीजी वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट अज़फ़र ज़िया साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। बाकायदा तौर पर ये एक्ट के तहत जो है वो पंजाब में इस एक्ट को नाफिज करने के बाद जो डीलर्स हजरात हैं जो इन तोतों की फ़रोख्त का अमल करते हैं उन पर भी ये एक्ट लागू होगा, और जो नायाब तोतों की अफजाइश नस्ल जो है वो कम हो रही है, उस नस्ल को उसके ख़ात्मे को रोकने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से ये एक्ट जो है वो बनाया गया है। जी, वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हमारे पास एक बड़ी टैलेंटेड और क्रिएटिव एक यंग कहा जाए फिल्म साज मौजूद है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्म साजी के मैदान में अपना मकाम बनाया है और बना भी रहे हैं। 2018 में बतौर फ्रीलांस वीडियो एडिटर अपने करियर का इन्होंने आगाज़ किया और इन्होंने हॉलीवुड के VFX हो, एनिमेशन फिल्म्स हो, उनसे इंस्पायर होकर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। कई शॉर्ट फिल्म्स आज वो बना चुके हैं। उनकी फ़िल्मों की ख़ास बात यह है कि बड़ा इसमें एक अच्छा मैसेज या बामकसद मौज़ूआत कहा जाए तो उस पर मबनी होती है, इंसानी रवैयों को फोकस किया जा रहा है। और अगर जो उनकी हालिया शॉर्ट फिल्म की बात की जाए लूज़ पॉकेट, तो उसने वो सिर्फ मेवाती ज़बान में नहीं है बल्कि लम्हा मौजूद में जीने का जो एक मैसेज है वो भी देती है। इनकी फ़िल्म को जी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल्स में भी भेजा जा रहा है और इनकी हालिया फ़िल्म लूज़ पॉकेट के हवाले से और उसके अलावा इनके जर्नी के हवाले से हम बात करेंगे। असद हबीब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। आप? थैंक यू वेरी मच असद, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो हमने अपने इस फ्रीलांस एडिटर से फिल्म डायरेक्टर तक के सफ़र के हवाले से बताया। हाउ वाज द जर्नी? इन द स्टार्ट लाइक इट वाज नॉट दैट कि मैं इतना ज़्यादा सोच रहा था कि आई विल गो टुवर्ड्स स्टोरी टेलिंग एंड ऑल। पहले तो एज ए फ्रीलांस जैसे कि पैसा की तरफ से ही आप एडिट करते हो, आप देखते हो एनिमेशंस जो होती थी या स्टार्ट में जैसे VFX वगैरह होता था, तो उससे मैं ये इंट्रीग करती थी मुझे बहुत चीज़ के हाउ इट इज़ मेड, ठीक है। और उसी को शायद ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गया कि वो जो एक आपके अंदर होती है कि आप जानो, क्यूरियोसिटी होती है कि चीज़ों को जानो कैसे बनती है। तो पहले एज ए फ्रीलांसर आहिस्ता आहिस्ता मैं एक 3D एनिमेशन की तरफ गया इन कोविड, और फिर उसके बाद आई रियलाइज्ड कि क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही। लाइक आई नो 3D, I know how to edit, I know how to shoot, but what's not working? Then I realized it's story because I have nothing to say, and then I worked on that. So now I write and I make my own films under Sucker Films. So आपकी पहली फिल्म कौन सी थी और फिर उसमें आपने क्या मैसेज कन्वे किया? फिर हम आपकी इस मौजूदा फिल्म शॉर्ट फिल्म लूज़ पॉकेट पर भी बात करेंगे। जी, पहले शॉर्ट फिल्म लाइक दे वर जस्ट यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स, बट जो सही शॉर्ट फिल्म जो मैंने सही लिख के खुद बनाई इट वाज मेटामॉर्फोसिस, जो कि रिसेंटली क्वार्टर फाइनलिस्ट भी हुई कुबानी फिल्म फेस्टिवल जर्मनी में। तो इट वाज अ नॉयर फिल्म विच वाज अबाउट ओवरकमिंग ऑफ फेयर। हॉरर फिल्म थी? नो, नॉयर थी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप कि किस तरह से एक इंसान या कोई भी चीज़ है कि उस आफ्टर सर्टेन प्रेशर उसकी ट्रू फॉर्म में वो चीज़ आती है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर थी वो। ओके और अभी बताइए जो लूज़ पॉकेट फिल्म है इसमें क्या आपने रखा है और इसको मेवाती ज़बान में ही आपने क्यों किया? अच्छा, लूज़ पॉकेट इज़ अबाउट लिविंग इन द मोमेंट। तो होता ऐसा है कि मोस्टली हम अच्छी चीज़ें बाद के लिए रखते हैं। इट वाज ऑन दैट आइडिया कि जैसे हम किसी बच्चे को एक खिलौना दे दें एंड देन वी आस्क के आप इसे खेलें भी लेकिन ये टूटे ना, और अगर वो बच्चा खेलेगा तो ऑब्वियसली वो टूटेगा, और अगर वो बच्चा उसे संभाल के रख देगा तो देन व्हाट्स यूज़ ऑफ इट। सेम गोज़ फॉर लाइफ, कि वो जीने के लिए, ना कि कोई एक वेट करो एक मूवमेंट को वो आए फिर मैं इसको बेहतर तरीके से, जो कि मोस्टली हम लोग करते हैं बेहतर मूवमेंट्स के लिए वेट कर रहे होते हैं जो कि कभी भी नहीं आते। बेहतर मूवमेंट वही है जो अभी है। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट के जिस तरह लोग पीस के पीछे जाते हैं, तो फॉर मी पीस इज़ जस्ट लाइक ए सनसेट विच इज़ नॉट अटेनेबल,
ठीक है, नो मैटर हाउ मच यू चेज इट, सो इट्स बेटर टू फाइंड अ व्यू एंड ए प्लेस जहाँ से आप अच्छे से देख सको और उसको इम्ब्रेस किया जा सकता है। सो इट्स ऑन दैट आइडिया। और मेवाती ज़ुबान में इसका बनाने का मकसद देखा कि जहाँ मैंने ये स्टोरी जहाँ ये बननी थी, ठीक है, वो कम्युनिटी मेवाती थी, ठीक है, बीइंग ए मेवाती फिल्म मेकर, और मैं ये खुद चाहता था कि वो एक लैंग्वेज जो कि इतना ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं पहले देखी गई, तो उसको प्रिजर्व किया जाए। और बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर बनती रहती हैं लेकिन इस पर नहीं बनी, तो मेरा ये था इसको प्रिजर्व किया जाए और इसी तरह की जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं वो एक अपना एक कल्चरली या उनका ये अपना रिदम होता है, अपनी एक इमोशनल वैल्यू होती है। सो दैट्स व्हाई आई चूज मेवाती फॉर दिस। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताएं कि जाहिर है ये शॉर्ट फिल्म्स और अब तो दुनिया भर में इस तरह से जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बड़ी रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तानी मूवीज़ की, और अब OTT प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी समहाउ देते हैं कि आप अपनी फिल्म्स को लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना एक चैलेंज है। आप क्या वो चैलेंज समझते क्या एज अ फिल्म मेकर? अच्छा, मैंने जहाँ कई रीच आउट किया लोगों को, जैसे फेस्टिवल्स का एक वे होता है कि आप जाओ उस तरफ, तो जैसे लूज पॉकेट एक जगह सेलेक्ट हुई, अभी जो सेलेक्ट हुई कल ही, शायद मैं उसके लिए आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। इट वाज क्रिएटिव ब्लॉक कार्निवल विच इज़ हैपनिंग आई गेस इन अफ्रीका। ओके, अफ्रीका में हो हाँ, रहा है। उसमें सेलेक्ट हुई है। Okay, that's लूज पॉकेट, दे वर्क ऑन कल्चर एंड दिस, तो उसमें ये सेलेक्ट हुई है। तो बेसिकली यहाँ ये है कि जैसे कि डेट्स नहीं है, लेट्स से स्क्रीनिंग, आई वांटेड टू हैव ए फ्री स्क्रीनिंग फॉर एवरीबडी, और उसके लिए मैंने पेड भी की, ठीक है, बट उसको इस तरह से प्रमोट नहीं कर पाया। बट ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ इंडी फिल्म मेकर्स के लिए एक स्क्रीनिंग का मौका हो, जो कि बहुत कम है। एक दो जगह है, मैंने उनसे पूछा, दे सेड के नेक्स्ट ईयर ना, अभी नहीं, अभी पता नहीं बुकिंग्स हैं या जो भी है। तो ये है, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा इजी बना दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कई जगह पे हो रहा है, जैसे अलहमरा में अब हर मंथ एक फ़िल्म स्क्रीन होती है, तो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। और इस तरह ही बाकी चीज़ें भी अगर लेके चले जाएं, कुछ और इस तरह के इनिशिएटिव्स हों, तो मे भी ज़्यादा हो सकती है। OTT के हवाले से ये है कि मैंने ऐसा रीच आउट नहीं किया OTT के लिए, क्योंकि आई वांटेड टू मेक अंडर माय ओन प्रोडक्शन, ये सका फिल्म्स के नाम से, तो इसलिए मैंने चाहता हूँ कि मैं इसे अपने ही प्लेटफॉर्म से करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अंडर सका फिल्म्स आई वांट टू मेक फिल्म्स, आई वांट टू मेक 3D एनिमेशंस जो कि स्टोरी बेस्ड हों, और इस तरह से एक पूरा प्रोडक्शन को लेके चला जाए। ठीक है, ठीक है। मुझे बताएं कि आप ज़्यादातर जिस तरह का टॉपिक आपने ख़ुद भी कहा कि लिविंग इन द मोमेंट आपका मैसेज था, इस तरह के मैसेजेस बड़ी ज़रूरत है। शॉर्ट फिल्म्स एक बड़ा अच्छा मीडियम है टू कन्वे सच मैसेजेस। कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसे आइडियाज़ या ऐसा कोई आपने मूवी का टॉपिक सोचा हुआ है जिस पे आप काम कर रहे हो? करंटली आई एम वर्किंग ऑन अनदर टॉपिक विच उसका नाम सेकंड हेवन है। सेकंड हेवन, हाँ, okay. जो कि है कि वर्क ऑन योर सेल्फ रादर, किसी और को सुधारो, तो फिर दुनिया भी एक सेकंड हेवन ही होगी। तो ये इसका थोड़ा सा है, लेकिन इस पे मैं लिख रहा हूँ अभी आप लिख रहे हैं? हाँ, और बाकी एक कॉमेडी टाइप है, थोड़ा सा थ्रिलर भी है, वो मतलब एडिट पे है अभी, लास्ट कॉल, वो इसके बाद अपलोड करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं असद, दे आर वेरी टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जैसे आप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और आगे फिर आपने अब इसको परसू किया है। बहुत एक टैलेंट का हमारे पास खेप मौजूद है, बट एट द एंड ऑफ द डे टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, राइट जगह पे उनको यूटिलाइज़ करना, यंगस्टर्स यूजुअली स्ट्रगल इन दैट मैनर। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इस जर्नी में फ़ेस की जो आपको लगता है कि शायद अगर ये बेहतर हों तो आइंदा आने वाले लोगों के लिए आसानी हो सकती है somehow? तो अच्छा, ये है कि पहली चीज़ यही आती है कि लेट्स से इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग, पहली चीज़ यही आती है कि आपके पास सपोर्ट हो, इट कुड बी फाइनेंशियली या इक्विपमेंट के हवाले से, किसी चीज़ के हवाले से। तो एक तो चीज़ ये है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर करते हैं सपोर्ट, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। तो अगर उनकी तरफ से हो कि कुछ भी स्टूडेंट्स अगर बना रहा है तो वी विल सपोर्ट दैट, तो वो एक ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव होगा। और बाकी है कि मेरे मामले में ये था कि मैं साथ फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो मुझे इतना ज़्यादा क्या फाइनेंशियली उस पर हो जाता कि उधर से पैसे आए तो मैंने वो इसमें लगा दिए। लेकिन मोस्टली लोग यही कर रहे होते हैं, लेट्स से कि इफ़ दे आर मेकिंग फिल्म, दे आर ओनली मेकिंग फिल्म, तो उनका कोई और इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उनके लिए फिर वो बहुत चैलेंजिंग होता है। मेन चीज़ यही है। बाकी राइट टीम का होना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो आपके विज़न पे बिलीव करे। उसके बिना आप अकेले नहीं बना सकते। मैं पहले सोचता था कि मैं अकेले ही बना लूँगा, बट लेटर आई रियलाइज़ कि अकेले फिल्म नहीं बनती। आपके एक टीम का होना ज़रूरी है। आप अकेले क्या क्या ही करोगे, वो फिर ख़राब करने वाली चीज़। तो अभी आप इसकी फिल्म मेकिंग की एजुकेशन और ले रहे हैं, कहीं से पढ़ हाँ, रहे हैं? पहले अभी मास्टर्स इन BNU BNU से कर रहे हैं आप? ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है, बहुत सारे बच्चे जो मूवीज़ बना रहे हैं, किस तरह से दे कैन अप्रोच डिफरेंट फेस्टिवल्स और वहाँ पे अपनी जैसे आपका क्वार्टर फाइनल्स में गए, आप आगे एग्जिबिट भी करते हैं, और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं? ऐसे है कि सबसे सिंपलेस्ट वे कि फिल्म फ्री वेबसाइट है जहाँ सारे फेस्टिवल इन लिस्ट होते हैं। वहाँ फ्री वाले भी होते हैं, पेड वाले भी होते हैं, उनकी डेडलाइंस। तो बेस्ट वही है कि वहाँ से रीच आउट, वहाँ अपना लॉगिन या अपना अकाउंट बनाएं, अपनी फिल्म्स को इनलिस्ट करें, और फ्री में, अगर आपके पास इतना नहीं तो फ्री में भेजें। हाँ, you can और अगर आपको लगता है कि कुछ सेलेक्ट हो गई है, देन यू कैन रीच आउट टू बिग फेस्टिवल्स। और बाकी है कि कुछ जो फेमस फेस्टिवल्स हैं उनकी तो अपनी वेबसाइट्स भी हैं एंड ऑल। बाकी है कि कुछ फेस्टिवल जैसे ये कार्निवल था क्रिएटिव ब्लॉग, ये फिल्म फ्री वे पे नहीं था, ये इंस्टाग्राम पे था लाइक। तो मैंने इनको रीच आउट किया तो उधर वो सिलेक्ट होगी। तो ये बाकी ये कि थोड़ा सा हंट करें, लेकिन बेस्ट वे वो फिल्म फ्री वे है। लाइक अगर कोई न्यू फिल्म मेकर है, उसको नहीं आइडिया, तो फिल्म फ्री वे पे अपना अकाउंट बनाए, और मोस्टली लोग वहीं से भेजते हैं अपनी फिल्म्स को। जी बिल्कुल, दैट्स इंटरेस्टिंग। इन द एंड बहुत सारे यंग लोग आपको देख रहे होंगे जो कि परस्यू करना चाहते हैं फिल्म मेकिंग में अपना करियर, कुछ कहना चाहें? कैमरा इज़ ऑल योर्स। जी, आई वांट टू से कि जो आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड कि दूसरे क्या सोचते हैं या ये चलेगा या नहीं, आई वुड से कि वो बनाएं। तो दैट्स द बेस्ट मैसेज। हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि हम इससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि देखेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, लोग इस तरह की चीज़ें नहीं देखते, क्योंकि मोस्टली यहाँ डिफरेंट, ये जैसे मैं जिस तरह के फिल्म्स बनाता हूँ, इस तरह के इतने लोग नहीं देखते। दे वांट समथिंग एक्शन या रोम कॉम टाइप। तो आई वुड से कि बनाते रहें, जितना ज़्यादा कंटेंट बनेगा, और आई गेस पाकिस्तान का जो सिनेमा है वो उतना ज़्यादा थ्राइव करेगा, और जितने ज़्यादा इन छोटे मोटे टॉपिक्स पे बात होगी, तो उतना ज़्यादा हम इस पाकिस्तानी कम्युनिटी को, सिनेमा की कम्युनिटी को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच असद, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। विश वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। असद हबीब फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे, अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहूँगी जी। पत्थरों में छुपी वो खामोशी जो सदियों पुराने साधुओं और सूफियों की सरगोशियाँ सुनाती हैं। टिला जोगिया सिर्फ एक पहाड़ी नहीं बल्कि रूहानी तारीख का वो दौर है जो आज भी, इनफैक्ट वो दर है जो आज भी खुला है। चलिए वक्त की परतें हटाते हैं, जुल्फ़िकार अहमद की इस रिपोर्ट को देखते हैं। पथरीले रास्ते जिन पर वक्त की धूल जमी है, शिकस्ता मंदिर जिनकी दीवारें सदियों की थकन से झुकी हैं, बुझे चरागों के स्याह ताकचे जिनमें कभी रोशनी की महफिल सजी थी, खुश्क तालाब जो कभी ज़ायरीन की प्यास बुझाता था, और बूढ़े दरख्त जिनकी शाखें तारीख के कितने मौसम देख चुकी। इन सब के बीच एक सन्नाटा है जो माजी की सदा सुनाता है। यह है जेहलम का टिल्ला जोगियां, फकीरों की कुटिया, जहां वक्त के सलातीन भी झुक कर गुजरे। ये इबादत गाह लगती है, मगर तारीख के सफ़ात में हर सफ़ा एक नई कहानी है। कभी बुद्ध बख्शू की गूंज, कभी हिंदू जोगियों के नारे, कभी नाथ योगियों की गंभीर आवाज़ें, और कभी गोरखनाथ के पैरोकार रियाजत में। ये मकाम रूहानियत की गहरी सांस लेता महसूस होता है। वारिस शाह ने हीर रांझा में रांझे के जोगी बनने का जिक्र किया, और इसकी छाप भी इसी टिल्ले की खाक से जुड़ी है। बहुत ही खूबसूरत ये एक हिस्ट्रिकल प्लेस है। बूढ़े शजर हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि ये टीला जो है किसी द्वार में तो आबाद था, लेकिन अब ये वीरानी का एक घर बन चुका है। यहाँ पर सन्नाटा ही सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ है। टिल्ला जोगियां सिर्फ तारीख नहीं, अदब की दुनिया में भी जिंदा है, जहाँ तहजीबें, मजहब और दास्तानें एक अबदी सकूत में मिल गईं। टीला जोगियां जैसे तारीखी मुकाम पर अगर हुकूमत तवज्जो दे तो ये एक मुनफरिद सियाहती मुकाम में तब्दील हो सकता है। कैमरा टीम के साथ जुल्फ़िकार अहमद, पब्लिक न्यूज़, दीना।
रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। लेकिन जाते जाते पाकिस्तान के सियाहती मकामात के हवाले से अगर हम बात करें तो अपनी दिलकशी और कुदरती हुस्न के पास दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद में जी वाक़या जो अम्ब्रेला वाटरफॉल है वो भी इन्हीं हसीन मनाजिर में से एक है जो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। इसके हवाले से आतिफ जदून की ये रिपोर्ट देखें। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुमाल के गुनगुनाते पहाड़, जहां हवा में खुशबू है जिंदगी की और हर कतरा पानी जैसे बिखरी हो कुदरत की मोहब्बत की झलक। अम्ब्रेला वाटरफॉल, एबटाबाद का जादुई झरना, जहां पानी की बूंदें गिर रही हैं छतरी की छांव की तरह, सर पर नर्म लम्स देती हैं। गर्मियों की धूप में यहाँ का ठंडा पानी हर दिल को ताजगी बख्शता है। दूर दूर से आने वाले सयाह यहाँ के मनाजिर में खो जाते हैं, जैसे कुदरत ने खुद अपनी मोहब्बत बिखेर दी हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, ठंडक का एहसास है और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे दिसंबर का महीना होता है। रोड वगैरह बना हो तो हर बंदा उस जगह पे जा सकता है, मगर ये जगह बहुत अच्छी है। मौसम भी यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा मौसम है। रास्ता दुश्वार जरूर, लेकिन जब अम्ब्रेला वाटरफॉल नजर आता है तमाम थकन और सफर की कठिनाई मिट जाती है। ये सिर्फ झरना नहीं, कुदरत का एक तोहफा, एक नेमत है। आए सब मिलकर संवारे इस हसीन खजाने को। हुकूमत और इदारे बनाए सहूलियात की छांव, ताकि हर दिल यहाँ आए और महव हो जाए इस कुदरती नगमे में। आतिफ जदून, पब्लिक न्यूज़, एबटाबाद।